देखो अच्छा, आज हम देखेंगे मूल अधिकार भाग 3 में हम पढ़ रहे हैं। हमारा जो मूल अधिकार दूसरा है, ठीक, जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और ये अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। इसको पहले याद करना। पहला हम पढ़ चुके हैं। पहला जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है, उसको हम पढ़ चुके हैं। अब 19 से लेकर के 22 तक जो हमारा मूल अधिकार है वो हम पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें पहले देखेंगे 19वें में क्या है। इधर हम अनुच्छेद लिखे हैं, इधर विषय है, उसकी विशेषताएं। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, ठीक, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने आप को व्यक्त करना, ठीक, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पे देखेंगे अगर, तो कितनी स्वतंत्रता हमको मिली हुई है, इसको हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें कुल 7 स्वतंत्रताएं मिली हैं। कितनी स्वतंत्रताएं मिली हैं? 7, ठीक। 7 में इसमें जो ये एफ नंबर वाली छठी स्वतंत्रता है ये समाप्त कर दी गई है, लेकिन हमें पढ़ना पूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको समझने के लिए देखो कौन कौन स्वतंत्रता है। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, ठीक, बोलने की, इसको हम याद करा देंगे, पहले आप इसको देखते रहिए कौन कौन सी है। पहले बोलने की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, तीसरी है सभा या संगठन करने की स्वतंत्रता, चौथा है पूरे भारत में घूमने की या आवागमन की स्वतंत्रता, पाँचवा है भारत में निवास करने की स्वतंत्रता, छठवां है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, और सातवां जो है हमारा व्यापार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर हम इनके बारे में समझेंगे डिटेल में, ठीक। मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है जो कि सरकार के कार्यों से खुश नहीं है, ठीक, हम एक कहानी की तरह बता रहे हैं, उसको याद करेंगे। सरकार के कार्यों से खुश नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया लोगों से कि भाई ये सरकार जो है ये काम सही नहीं कर रही है, तो लोगों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो अनुच्छेद 19A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, यानी किसी से बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक। फिर उसके बाद जब बोलने शुरू कर दिया, लेकिन तब भी क्या हुआ, उसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची। जब सरकार तक नहीं पहुंची तो क्या किया, उसने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। अब बुला करके क्या कहा, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी सबको एकत्र कर लिया लोगों को। अब बुला के एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उनसे बात कहना शुरू कर दिया कि सरकार जो है ये काम सही नहीं कर रही है। तो पहले क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, पहले वो बोलता है, बोलने के बाद लोगों को इकट्ठा करता है, बुलाता है, तो एक शांतिपूर्ण ढंग से करेगा। लेकिन ये नहीं कि कोई मारदार हथियार कुछ काम करेगा, वो नहीं। शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने लोगों को बुलाएगा, बुलाने के बाद बताएगा कि सरकार की जो बातें हैं, कानून है, नियम है, वो सही नहीं है। तो एकत्र करने की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद क्या है, अब इसके बाद भी सरकार तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती है, तब क्या करता है, वो अपना सभा या समूह बना लेता है, ग्रुप बना लेता है, ठीक है। क्या करता है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। उसके बाद भी वहाँ तक सरकार तक उसकी आवाज़ नहीं पहुँचती है, तब क्या करेगा, अब जब नहीं पहुँची तो क्या करता है कि पूरे भारत में सोचता है कि घूम घूम के चलो ये बात पहुँचाते हैं। तो पूरे भारत में घूम घूम करके वो अपनी बात पहुँचाता है कि सरकार सही नहीं है, ठीक। तो यहाँ तक समझ पाए, डी नंबर है पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता। अब भैया वो घूम रहा है अगर भारत में, तो घूमेगा तो उसको निवास भी तो करना पड़ेगा। ऐसे तो है ना कि घूमने गया उसको रहना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जब पूरे भारत में घूमने की स्वतंत्रता के बाद उसको वहीं पे वो बस जाता है, रुक जाता है, घूम रहा है तो कहीं ना कहीं रुकेगा। तो इसके बाद निवास करने की स्वतंत्रता, यानी रुकता है। अब अगर रुक गया तो रुकने के लिए क्या है, उसको वहाँ पे इसको छोड़ देते हैं अब ये वाले को, ठीक। अब वहाँ कहीं अगर निवास कर रहा है भारत में किसी स्थान पर, तो भैया उसको खाने पीने के लिए चीज़ों की आवश्यकता होगी कि नहीं, और उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। तो यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। और ये जो है संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, इसको हटा दिया गया। हम इसको डिटेल में भी बाद में बताएंगे। तो तुरंत देखो याद कैसे होगा, सबसे पहले एक व्यक्ति है, वो भारत की सरकार का विरोध करता है, इसलिए वो सरकार के खिलाफ बोलता है, फिर भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी आती, यानी बोलने की स्वतंत्रता। पहला 19A में बोलने की स्वतंत्रता। जब फिर भी आवाज़ नहीं सुनी आती तो लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित करता है, तो यानी एकत्र करने की स्वतंत्रता लोगों को। उसके बाद सभा या संगठन बनाता है, जब फिर भी नहीं सुनेंगे तो सभा और संगठन बनाएगा। फिर भी बात नहीं सुनी जाती तब क्या करेगा, वो घूम घूम के पूरे भारत में घूमेगा, और घूमने के बाद फिर बातें करेगा। तो यानी फिर क्या, चौथे में घूमने की या आवागमन की स्वतंत्रता। अब जब आवागमन कर लेता है तब वहीं बसेगा, निवास करेगा, तो निवास करने की स्वतंत्रता हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये तो पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, पाँचवा हो गया। छठवें में संपत्ति की स्वतंत्रता थी, अब हटा दी गई है। इसके बाद सातवां जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो उम्मीद है ये तो आपको याद हो गया होगा इतना, ठीक। यानी 19 जो है, 19 तुम्हारा अनुच्छेद है, उसको कितने भागों में बांटा गया था, पहले 7 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 7। लेकिन वर्तमान समय में कितने भागों में है? 6 भागों में। तो अब देखो इसको समझते हैं। अब बोलने की स्वतंत्रता, यानी किसी भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के से कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, कुछ भी बोल सकता है। अब क्या बोल सकता है समझिए, जैसे मान लो कोनो व्यक्ति
किसी व्यक्ति से कोई तुम्हें प्रश्न पूछना है तो आप उससे प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है। अब अगर तुम किसी से प्रश्न पूछोगे तो वो बोलेगा, उत्तर देगा ना। तो जब पूछ रहे हो तो वो तुम्हें बोलेगा, तो वो भी तो बोल रहा है। तो बोलने की स्वतंत्रता या पूछने की स्वतंत्रता दोनों एक ही बात है। तो पूछ रहा, मान लो अगर सरकार कोई काम नियम बनाया, मान लो कोई भी नियम बनाया और तुम्हें वो समझ में नहीं आ रहा है और तुम पूछना चाहते हो सरकार से कि भैया हमें ये बताओ ये नियम क्या है, तो पूछना चाहते हो तो इसके लिए RTI एक होती है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये RTI होती है, इसके द्वारा तुम सरकार से या अन्य चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो। तो पूछने की स्वतंत्रता RTI जो है ये किसके अनुच्छेद के अंतर्गत आएगी? 19 के अंतर्गत, 19 का फर्स्ट। उसके अलावा मान लो कोई व्यक्ति जब ख़त्म हो जाता है, महान व्यक्ति, राष्ट्रपति कोई ख़त्म हो गया, ठीक है, कोई भी ख़त्म हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में सभी जगह क्या मौन धारण कराया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, सब लोग बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन उस समय आप लोग मौन हो जाओगे। तो ये व्यक्त क्या किया जाता है, उस समय उस व्यक्ति विशेष को सम्मान देने के लिए मौन धारण करने की स्वतंत्रता दी जाती है। इसके अलावा देखो, मीडिया जो है वर्तमान समय में, मीडिया, ठीक है, मीडिया का मतलब जानते हो, जो सूचनाएं तुम्हें प्रदान करती है, समाचार सुनते हो, ये मीडिया है। तो मीडिया किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जो है सूचना दे सकती है, तो उसको ये अपनी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। उसके अलावा मान लो कोई नेता बहुत बेकार का काम कर रहा है और तुम्हें पसंद नहीं है, कोई बेकार काम कर दिया, तो तुम क्या कर सकते हो, उसके विरोध में उसका पुतला फूंक सकते हो, ये भी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन ये नहीं कि तुम पुतला फूंक रहे हो अपना विरोध जाहिर करने के लिए, थोड़ा उस नेता का फूंक रहे हो, ठीक है। तो पुतला फूंकने की स्वतंत्रता जो है आपसे पूछेगा किस में दी गई है, तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है। उसके अलावा झंडा, देखो झंडा जो है ये लहराने की स्वतंत्रता हमें दी गई है, ठीक है। तो ये जब स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है तो उसमें अपने देश का झंडा लहरा सकते हैं। तो इसकी स्वतंत्रता किस में दी गई है भाई, अनुच्छेद 19 में। लेकिन एक चीज़ और देखो, ये स्वतंत्रता है तो यहाँ पे दी गई है। अब मान लो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका मतलब ये इन बातों पे नहीं बोलोगे कि मान लो आप क्या करो, राष्ट्र लोगों को बैठा लो, बैठाने के बाद क्या करो, उनको भड़का रहे हो देश के खिलाफ, हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। मान लो एक धर्म का व्यक्ति है, वो दूसरे धर्म के लोगों को भड़का रहा है कि इस धर्म के लोग बहुत बेकार होते हैं, तो इससे क्या है, देश की एकता और अखंडता खराब हो रही है, समझ पा रहे हो कि नहीं। मान लो हिंदू धर्म के व्यक्ति है, वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति है, वो मुस्लिम धर्म का व्यक्ति अपने धर्म के व्यक्ति को भड़का रहा है कि हिंदू धर्म बहुत बेकार होता है, चलो इनको मारना कटना है, ठीक है। अब उदाहरण दिया है, इसको वैसे नहीं समझना है। तो अगर इससे अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, ठीक, किसी दूसरे समुदाय के प्रति और हमारे देश की एकता और अखंडता की विकार, एकता और अखंडता में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो ये स्वतंत्रता नहीं दी गई। इसके तहत क्या हो जाएगा, उसको देशद्रोही करार दे दिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी, ठीक। इसके अलावा ये देखो, सुरक्षा के लिहाज से आप कुछ नहीं बोल सकते। जैसे सेना में जो व्यक्ति होते हैं, अब सेना में जो व्यक्ति होते हैं, मतलब सेना में जो हमारे सेना अधिकारी हैं, तो वो उनको सब बोलने की स्वतंत्रता, ये नहीं कि मतलब उन्होंने सब क्या है जो सीक्रेट बातें हैं इंडिया की, वो जा करके न्यूज़ पर बोल दिया, जा करके बता दिया तो पूरा भारत जान गया, विदेशी के लोग जान गए। तो उनको ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता नहीं दी गई है सुरक्षा के लिहाज से कि आप सब कुछ बता दो जा करके। इसके अलावा पब्लिक, आप ऐसा किसी के खिलाफ नहीं बोलोगे जिससे कि किसी व्यक्ति या किसी इंसान की गरिमा पे कोई चोट पहुँचे, समझ पा रहे हो कि नहीं। ये इसका मतलब ये नहीं कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी गरिया दोगे, समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा नैतिकता भी बनी रहना जरूरी है, ठीक है। यानी आपको अगर बोलना है तो किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे, ऐसी बातों को बोलना है, समझ पा रहे हो कि नहीं। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना। इसके अलावा कोर्ट के खिलाफ आपको नहीं बोलना है। कोर्ट का मतलब समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जौन नियम बना के दे रहे हैं उनको तुम्हें पालन करना है, इनके खिलाफ तुम्हें नहीं बोलना। अगर इनके खिलाफ तुम बोल गए कोर्ट के खिलाफ, तब भी तुम दोषी ठहराए जाओगे, समझ पा रहे हो। इसके अलावा विदेशी संबंध, विदेशी से भारत से कैसे संबंध है, इसके खिलाफ भी तुम्हें नहीं बोलना, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो इस वर्तमान समय में देखो, जो बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, भोजपुरी वाले गाने वाले कुछ उल्टा सीधा गाना बना देते हैं, इतने बेकार, इसी स्वतंत्रता का अधिकार लिए हुए 19 अधिकार, जो अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा भोजपुरी गाने कितने बेकार होते हैं, एक तरफ देखो बजा देंगे फालतू का चीज़ें, सुनने में बड़ा ख़राब लगता है, ठीक है, लेकिन सेंसर बोर्ड उन पर रोक नहीं लगा रही है। क्यों नहीं, क्योंकि उनको अभिव्यक्त किया जाती है, कुछ भी बको, समझ पा रहे हो नहीं, ठीक है। वास्तव में इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। वह स्वतंत्रता जो है, भोजपुरी भाषा जो है एक बहुत बढ़िया भाषा है, लेकिन जब से ये भोजपुरी का ट्रेंड आया पिक्चरों का, गानों का, तो ये भाषा को पूरे बेकार करके रख दी है, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पे बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके अलावा शांति, ये तो हमने आपको याद ही करा दिया चीज़ों को, है ना। सभाएं संगठन को याद करा दिया, पूरे भारत में आवागमन, कहीं भी आप घूम सकते हो भारत में कहीं भी। अब इसका मतलब ये सभी जगह घूम सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसी जगह की चले जो जहाँ पे देश के हित में इनमें से किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत है हो रही हो, मतलब सभी जगह घूमने की हमने बता दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पे परमाणु मिसाइल का परीक्षण हो रहा है वहाँ पे जाकर के तो नहीं, हमें देखना है वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब देश में
यहाँ पे जितनी बातें हमने बताई, देश की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदेशी संबंध में मॉरल नैतिकता, इनमें कोई चीज़ नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, तब आप भारत में घूम सकते हो। निवास करने की स्वतंत्रता, पहले क्या था, जम्मू कश्मीर में लोग, जो भारत के लोग थे, वो निवास नहीं कर सकते थे, लेकिन जब से धारा 370 हटा दी गई है तो पूरे भारत में कहीं भी आप घूम सकते हो। पहले इसका अपवाद था जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं पर भी संपत्ति खरीद सकता है, ठीक है, संपत्ति खरीद सकता है। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? हमने आपको बताया था कि अगर संपत्ति तुम्हारी हो गई, मान लो रेलवे वहाँ से बिछाने के लिए सरकार ने निकाल दी, अब तुमने वहाँ पे, जहाँ से रेलवे निकल रही, वहाँ पे तुम्हारी ज़मीन थोड़ी फंस गई है। अब तुम क्या कह रहे हो, हमें ज़मीन नहीं बेचना है, रेलवे से क्या कह दिया, हमें ज़मीन नहीं बेचना है, तो सरकार को कि तुम अपने ट्रेन मोड़ लो। समझो, सरकार तो ट्रेन कैसे मोड़ सकती है भाई, हैं, वो तो उसको रोड चाहिए ही, उसके लिए जगह चाहिए ही। तो इसके लिए क्या किया गया, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि संपत्ति के अधिकार को कहाँ पे जोड़ा गया है, अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार क्या होता है? कानूनी अधिकार वह होते हैं जिसको सरकार छीन सकती है, लेकिन कोनो व्यक्ति और कोई इंसान या ग्रुप नहीं छीन सकता है। जबकि मूल अधिकार वो होते हैं जिनको कोई भी नहीं छीन सकता, ना कोई व्यक्ति ना सरकार। समझ पा रहे हो नहीं? लेकिन कहीं तो फिर संपत्ति का अधिकार यहाँ पे भी है, 19A में भी है, 19 का A B C D E F में भी है। लेकिन संपत्ति का अधिकार हमने वहाँ भी पढ़ा था, मूल अधिकार 7 जब बताए थे, पढ़ा था कि नहीं? 7 बताए थे, हमने कहा था वहाँ पे हटा दिया था। तो वहाँ पे संपत्ति कौन वाली है, ये वाली कौन वाली संपत्ति है? तो ये वाली देखो संपत्ति वो है जब कोई व्यक्ति खरीदता है खुद से, मतलब तुम्हारी नौकरी पे लग जाएगी तो तुम खुद से संपत्ति जो गेन कर रहे हो वो वाली संपत्ति है, तुम खरीद रहे हो अपने पैसे से। और वहाँ पे जो संपत्ति थी वो तुम्हारी दादा परदादाओं की संपत्ति थी, मतलब जो तुम्हें मुफ्त में मिली है, तुम्हारे पिताजी के द्वारा दी गई वो वाली संपत्ति थी। और यहाँ पे तुमने खुद जो खरीदी है वो संपत्ति है, ठीक है। तो दोनों संपत्ति में समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये वाली संपत्ति भी हटा दी गई है और वो वाली भी हटा दी, दोनों को उठा के कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300A और कानूनी अधिकार बना दिया गया। समझ पाए? तो अनुच्छेद 19 समझ में आया कि नहीं? 19 में कितने भाग हैं? 6 थे, पहले कितने? 7। तो टोटल याद हो गया। पहला कौन सा है? बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा कौन सा है? एकत्र होने की स्वतंत्रता, एक शांतिपूर्ण ढंग से, ठीक है। फिर तीसरा कौन सा है? सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथे के बाद पांचवा कौन सा है? पूरे भारत में आवागमन की स्वतंत्रता। इसके बाद कौन सा? निवास करने की स्वतंत्रता। फिर क्या है? निवास करोगे तो व्यापार करना पड़ेगा, ठीक, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। याद हो जाए कि नहीं? जो हमने कहानी बताई वही आप रिवाइज कर लेना, वो याद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। 20वां क्या है? 20वां है अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अब मान लो कोई व्यक्ति जो है, ठीक, उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया, किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो अब मान लो वो दो ऐसे, देखो, अगर किसी व्यक्ति को अपराधी बना दिया जाए तो हो सकता है झूठे फंसा दिया जाए, ठीक है। बहुत सारे केस होते हैं, झूठे व्यक्ति, मान लो कोनो की नौकरी लग गई का, वो पड़ोसी जल रहा है, झूठे उसको केस में फंसा दिया कि नहीं? तो जब तक कोर्ट यानी न्यायालय आपको दोषी करार नहीं देगा तब तक आप दोषी नहीं हो। उसके संबंध में संरक्षण दिया गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसे तो कौन फंसा दे फालतू का उल्टा सीधा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब तक कोर्ट मामलों की जांच नहीं करके, आपको पुख्ता जांच नहीं करके वो पाएगी कि आप दोषी हो कि नहीं, अगर वो सिद्ध कर देगी कि आप दोषी हो तभी आप दोषी माने जाओगे। तो अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण क्या प्राप्त है कि अपराध, देखो, अब मान लो किसी व्यक्ति ने क्या कर दिया, किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया है। अब हाथ काट दिया तो अब उसके क्या है, इस समय हाथ काटने का जो कानून है, जिस समय उसने हाथ काटा था, मान लो किसी व्यक्ति ने 2002 में किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया, अब उसको न्यायालय कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते 2020 में इसको सज़ा सुनाई जा रही। किस कब सुनाई जा रही? 2020 में। समझ पा रहे हो कि नहीं? जानते हो कोर्ट का मामला इतना लेट लपेटा होता है। तो 2002 में उसने किसी व्यक्ति का हाथ काट दिया था, और सज़ा उसको कब मिल रही? 2020 में। और 2002 में जो हाथ काटने की सज़ा थी वो क्या थी? 20 साल जेल थी। कितने साल जेल थी? 20 साल कारावास, ठीक। लेकिन अब 2020 में कर दिया गया है मृत्युदंड, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं? 2020 में कर दिया गया बढ़ा के मृत्युदंड। तो बताओ, उस व्यक्ति को जिसने ये ये अपराध 2002 में किया था, उसको सज़ा इस वाले समय के आधार पर नहीं मिलेगी। सज़ा किसके आधार पर मिलेगी? जब उसने अपराध किया था। यानी कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो उस समय कानून क्या था, उसी कानून के आधार पर उसको सज़ा मिलेगी। अब ऐसा इसका मतलब नहीं कि पहले के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में, है क्या, हाँ, किसी व्यक्ति ने हाथ काटा तो हाथ का बदला हाथ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अगर किसी व्यक्ति ने हाथ काट दिया है तो कोई याद करो मुगलों का कानून, हाथ का बदला हाथ, और हाथ तुमने काटा तो पक्का तुम्हारा भी हाथ काटा जाएगा। वैसा नहीं है। मतलब अब वर्तमान समय में जो कानून, जब तुमने किया अपराध उस समय जो कानून था, उस समय के कानून के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी, ठीक। समझ पाए? तो पहला अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब जिस समय उसने अपराध किया था उस समय उसके लिए जो कानून था उसी के आधार पर उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है?
एक अपराध की एक सज़ा। अब मान लो कोनो व्यक्ति है, उसने अपराध कर दिया, ठीक है। अब मान लो कोनो चोरी कराया, एक बार चोरी कराया, ठीक। अब चोरी कराया और सज़ा फिर उसको मिल गई, 4 साल की सज़ा मिल गई, सज़ा काट के फिर आ गया। अब जैसे वो काट के आया, फिर अगले दिन चोरी हो गई, किसी दूसरे ने कर दी। अब पुलिस तुरंत पकड़ के उसको ले जाएगी, चलो चोरी तुमने की है ना, चलो फिर से उसको ले जाओ, तुमने की उसको। यानी एक बार उसने सज़ा जब काट ली है तो दोबारा चोरी हो गई तो उसको दोबारा उसी चीज़ के लिए उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक। अब उसको सज़ा 20 साल की हो गई, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में वो 20 साल की सज़ा काट करके आया है। अब काट के आने के बाद अब वो जज साहब के सामने घूमेगा, बताएगा कि देखो हमें ये था मर्डर किया रहे हैं। तो जज साहब इसका मतलब ये नहीं करेंगे कि अच्छा तुम ही रहो, आप फिर से पकड़ के जेल में डालते हैं, नहीं कर सकते हैं। जज साहब के सामने वो कह सकता है कि हम ही थे जिसने मर्डर किया था। तो अब इसका मतलब ये नहीं, एक बार तो सज़ा काट आया आप, जज साहब फिर गुस्सा आ गया, अच्छा तुमने किया था, चलो फिर दोबारा तुम्हें सज़ा देते हैं, दोबारा नहीं दे पाएंगे। यानी एक बार अगर अपराध किया है और उसकी सज़ा मिल गई है तो एक बार के बाद दोबारा फिर उसी अपराध के लिए आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि एक अगर मर्डर कर आया आप दोबारा वो फिर करेगा तो दोबारा के लिए नहीं मिलेगी, दोबारा के लिए मिलेगी, लेकिन जिसका वो कर आया है, जिसके लिए उसको सज़ा मिल चुकी है, अब उसके लिए पुनः नहीं मिलेगी, ठीक। इसके बाद देखो तीसरा क्या है, संरक्षण। अब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है, उसने जुर्म किया है, तो उससे ज़बरदस्ती उससे कहो कि तुम गवाही दो चले कोर्ट में कि हम ही करी रही हो। यानी पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति ये नहीं कह सकता है उससे कि आप जा करके गवाही दो कोर्ट में कि तुमने ही ये काम किया था। मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस तो वैसे जाए। यहाँ इंडिया की तो पुलिस जानते हो कितनी खतरनाक होती है। एक कहानी है इंडिया की पुलिस के लिए, क्या एक बार क्या हुआ था, एक अमेरिका की पुलिस थी है और जापान की पुलिस, चाइना की पुलिस, ये सब थी, ठीक। अब इंडिया की पुलिस भी थी, सबका परीक्षण होना था कि कौन सी पुलिस ज़्यादा फास्ट है। और ये भारत की पुलिस थी। सबको क्या किया गया, एक बार इनको का शेर को, खरगोश को पकड़ लिया गया और उसको जंगल में छोड़ दिया गया और सबसे कहा गया कि बारी बारी से आप लोग ये इस खरगोश को पकड़ करके लाओ, कौन कितनी ज़्यादा जल्दी पकड़ के लाओ। तो सबसे पहले चाइना की पुलिस गई, ठीक है। और चाइना की पुलिस जा करके उसको लगभग 10 घंटे में पकड़ के ले आई, ठीक है। खरगोश को जो है जंगल में ढेल दिया गया खरगोश को और 10 घंटे में उसको पकड़ के ले आई। उसके बाद जापान की पुलिस गई, वो 5 घंटे में ले आई। और अमेरिका की पुलिस, जब उसको अमेरिका की पुलिस को भेजा गया तो उसने तुरंत अपना सैटेलाइट वगैरह से देख लिया और देख करके उसको आधे घंटे में पकड़ के ले आई। और इंडिया की पुलिस को जब भेजा गया तो इंडिया की पुलिस ने क्या किया कि वहाँ पे गई जंगल ढूंढती रही और 1 महीना हो गया, 1 महीना तक इंडिया की पुलिस ढूंढती रही। और इन लोगों ने देखा, जापान अमेरिका और चाइना वाले ने सोचा कि यार इंडिया की पुलिस को भेजा गया था, अभी तक 1 महीना हो गया, आई नहीं, कहाँ गए, पहुँच गए ये लोग। तो क्या किया, ये लोग देखने चले गए। और जब देखने चले गए तो इंडिया की पुलिस पता क्या कर रही थी, एक गधा को उल्टा लटकाए थे और मार लाठी उसको खूब मार रहे थे और कहते बोल बोल तू ही खरगोश है, बोल तू ही खरगोश है। जबरदस्ती उसको मार लाठी गधा को लटका के मार रहे, बोल बोल तू कबूल कर जल्दी खरगोश है। ऐसी अपनी इंडिया पुलिस है, ठीक है। समझ पा रहे हो नहीं? तो यहाँ पे यानी खुद के विरुद्ध गवाही के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति से आप खुद के विरुद्ध आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो कि तुमने ये जुर्म किया है, आप साबित करो। लेकिन इंडिया की पुलिस क्या करती, मार मार के, पिक्चरों में देखा होगा, इंडियन पिक्चरों में देखा होगा, हीरो को खूब मारते हैं, बोल तूने ये जुर्म किया है, करते हैं क्या? तो अनुच्छेद 20 में क्या है बच्चों, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। मतलब आपने अपराध किया है तो उसके संबंध में आपको संरक्षण मिला है। कितने संरक्षण है? 3। पहला, अगर जिस समय जो अपराध किया गया है उसी समय जो उस अपराध के लिए कानून था उसी के हिसाब से ही सज़ा मिलेगी। दूसरा क्या है, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है। तीसरा क्या है, अगर एक अपराध जो आपने किया है उसके लिए सज़ा मिल गई है तो दोबारा फिर से सज़ा आपको उसी के लिए नहीं दी जाएगी, ठीक, समझ पाए। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखो 21वें में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है ये, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें देखो क्या है, इसको समझते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21वें में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, प्राण का मतलब जीवित रहना, हाँ ठीक है, अब अपने देह को यानी बॉडी को जीवित रखना। तो प्राण यानी जीवित रहने के लिए किस चीज़ों की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, ठीक। तो इसी के तहत देखो, जब वायु प्रदूषण किया जाता है तो देखो वाहन वगैरह से वायु प्रदूषण करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, अगर ज़्यादा प्रदूषण दे रहा तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उसको कि नहीं, कि जा पहले वाहन को सही करा के लाओ, कहते हैं कि नहीं। इसलिए क्योंकि अगर वाहन प्रदूषित होगा, वाहन प्रदूषण बहुत फैला रहा है तो वायु प्रदूषण होगा। अब वायु प्रदूषण होगा तो जो व्यक्ति हैं जिनको जीने के लिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है तो पॉल्यूटेड जो है तुम्हारा एयर जाएगी, जिससे क्या दिक्कत हो जाएगी प्राणों के लिए, इसीलिए उनको पकड़ा जाता है, ठीक। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी पर्यावरण को स्वच्छ रखना है हमें, ठीक है। आइए भाई, अगर सही रूप से रहना है व्यक्तियों को तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना पड़ेगा,
साफ़ सुथरा रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर तुमको मारता है, कोई व्यक्ति तुम्हें मार रहा है तो उसको उसके प्राण को ले रहा है ना, तो इसके अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद 21 में। कोई व्यक्ति तुम्हें मार रहा है तो उसको तो सज़ा दी जाएगी। ये धारा IPC और CRPC के अंतर्गत हम आपको बताए थे, उसी के कानूनों के तहत आपको सजाएं दी जाती हैं, ठीक है। कोर्ट कचहरी का मामला CRPC में होता है, ठीक। लेकिन अगर कोई व्यक्ति खुद आत्महत्या कर रहा है तो आत्महत्या करना भी अपराध है। आत्महत्या करना भी, अब तुम अपना, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारा प्राण नहीं ले सकता, इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम खुद भी अपने प्राण ले लो, तो आत्महत्या करना भी अपराध है। मान लो अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है और करने के बाद वो बच गया, अब बच गया तो फिर क्या सरकार पूछेगी काहे के लिए आत्महत्या कर रहे थे, ये तुम्हें अधिकार किसने दिया है कि तुम खुद को मार लो। तो आत्महत्या करने के बाद अगर कोई व्यक्ति बच गया तो धारा IPC की 309 के तहत उसको सजा दी जाएगी। कहा तुम अच्छा आत्महत्या खुद को मारने जा रहे थे, तो उसको धारा IPC की धारा, ठीक है, ये हमने आपको बताया था, 309 के तहत उसको सजा दी जाएगी। क्लियर, समझ पाए कि नहीं। इसके अलावा देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में क्या है, अगर कोनो व्यक्ति जो है उसको बहुत सारे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, उसको एकांत अकेले रहने का मन कर रहा है, तो वो रह सकता है। उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उसको अकेले में अच्छा लगता है तो अकेले में रह सकता है। कोई बाबा बनना चाहता है, बाबा लोग क्या करते हैं, अकेले में रहते हैं। तो मान लो कोनो व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वो बाबा बन जाए, साधु संत बन जाए, तो जाए अपना जंगल में तपस्या करें जा करके। तो एकांत रहने के लिए भी स्वतंत्रता दी गई है, यानी आप स्वतंत्र रह सकते हो एकांत रूप से, आपसे कोई रोक टोक नहीं करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके अलावा विदेशी यात्रा आप अगर करना चाहते हो, आप विदेश में जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो इसके अलावा आपको कोई रोक नहीं सकता, भारत सरकार भी नहीं रोकेगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका मूल अधिकार है। किसके तहत मूल अधिकार दिया गया था, ये दिया है कि पूछे गया अगर विदेश में घूमने का तुम्हारा मन है तो क्या भारत सरकार इस पर रोक लगा सकती है? नहीं, ये हमारा मूल अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब एक देखो ये एडल्ट्री इसको हिंदी में कहते हैं व्यभिचार, ठीक। व्यभिचार का मतलब क्या है, देखो इसको मतलब समझो। ये क्या था, मान लो एक बार का हुआ, एक कोर्ट का मामला है ना। इसमें क्या हुआ था कि एक महिला थी, है, रात 2 बजे वो क्या फ़ोन पे चैटिंग कर रही थी, ठीक। रात 2 बजे उसके पति ने देख लिया कि किससे चैटिंग कर रही हो भाई, हैं। उसने पूछा कि हमको बताओ किससे चटिया आ रही हो इतनी बजे, पहले वाले से चटिया आ रही हो का। तो जब वो नहीं बताई तो जा रहे हम कोर्ट। तो पुलिस पहुंच गया, वो मतलब उसका पति पहुंच गया कोर्ट में। अब कोर्ट में पहुंच गया तो क्या हुआ, उसमें कोर्ट ने बताया कि देखो इसमें क्या है कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत उसको अधिकार है कि आप किसी व्यक्ति कि निजी चीज़ों के बारे में आप जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। निजी चीज़ों का मतलब अगर वो नहीं बताना चाहता अपना पासवर्ड फ़ोन का तो नहीं बता सकता, उसके लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, चाहे उसके आप पति क्यों ना हो, चाहे पिता क्यों ना हो, आप नहीं पूछ सकते उससे। वो अपनी फ़ोन की गोपनीय चीज़ें नहीं बताना चाह रहा है तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन फिर इसके बाद उसको जब पति को लगा कि ऐसी बात है तो क्या वो पहले वाली से बतियाती है। अब हमें क्या है, इसको सजा देनी चाहिए। तो सरकार वो क्या बोले, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोला देखो ऐसी अगर दिक्कत है तो उस महिला का कोई दोष नहीं है, महिला बिल्कुल ही निर्दोष होती है। सारा का सारा दोष जो है वो किसका है, जो उसका पहले वाला है, जिसने उसको पटाया है, समझ रहे हो कि नहीं, उसका दोष है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मेन दोष उस आदमी का है। तो जब अब दोनों, वो महिला उसकी सहमति से है, मतलब उसकी सहमति से उससे बात कर रही है, तो ना उसको दोष दिया जाएगा ना उसको दोष दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नियाल बना दिया सिस्टम कि भाई वो दो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में कुछ नहीं कर सकते। तो पति कन्फ्यूज क्या, अच्छा अब ना उसको सजा दी जाएगी ना उसको, हम क्या करें फिर। तुम्हारा जो मर्जी वो करो। तो कहा ठीक है, तो हमें ऐसी महिला से तलाक चाहिए। हाँ, तो कहा ये ठीक है, तुम्हें अगर तलाक चाहिए तो तुम तलाक ले सकते हो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिया गया। तो 497 अनुच्छेद के तहत, मतलब उसमें धारा के तहत उसको क्या है, तलाक मिल सकता है। किसको, मतलब पति दे सकता है, तब वो दोषी नहीं कराएगा अगर ऐसी बात है। लेकिन महिला को कोई सज़ा नहीं दी जा सकती है इसमें। समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो ये वाला मामला जो है व्यभिचार वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। व्यभिचार का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, एडल्ट्री। इसके किसी भी व्यक्ति की निजता के बारे में आप कोई भी जानकारी आप नहीं हासिल कर सकते हो अगर वो नहीं चाहता है तो, या ना चाहती हो तो, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी का फ़ोन वगैरह है तो बगैर उसकी परमिशन के आप लोग चेक ना किया करो, ठीक। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर उसने केस कर दिया आपके खिलाफ तो दिक्कत हो जाएगी। आगे देखो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद देखो अनुच्छेद 21 का ए, ये बाद में जोड़ा गया। देखो जीने के लिए अधिकार तो ठीक है, लेकिन मान लो कोई व्यक्ति खा पी रहा है बढ़िया सा है और जी रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उसको शिक्षा नहीं दी जाएगी, पढ़ाई नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दो, तो जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो वास्तव में एक तरीके से जो जानवर होते हैं उनकी तरह का होगा। तो इसलिए अनुच्छेद 21A में एक और जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। ये बाद में जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया है, सन 2002 में जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। समझ पा रहे हो कि नहीं।
ठीक, इसी में शिक्षा का अधिकार है। इसी में ये कौन से वर्ष 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों के लिए है, यानी 5 साल का अगर बच्चा हो गया उसके बाद कक्षा 1 में जाता है, प्राइमरी में निःशुल्क शिक्षा होती है, फ्री किताबें मिलती हैं उसको। ठीक, तो 2002 के पहले ये सिस्टम नहीं था। 2002 के पहले संविधान में ये किया गया, संशोधन किया गया, 86वें संविधान संशोधन, और उसके बाद शिक्षा का अधिकार दिया गया कि जो बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो कितने भी गरीब, मान लो पैसे वाले हो तो पढ़ाई लेंगे, और जो गरीब व्यक्ति का बच्चा होगा तो उसके पास पैसा नहीं इतना होता था। तो इस हमारे संविधान में ये और जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन में कि भाई पढ़ने का अधिकार सबको दिया जाए। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था 2002 में की गई थी, यानी आप जाओगे 6 से 14 वर्ष, कक्षा 8 तक लगभग फ्री किताबें मिलती हैं, ड्रेस भी फ्री मिलता है, सब कुछ मिलता है फ्री सरकारी स्कूलों में। वो बात अलग है कि मास्टर पढ़ाए वरना पढ़ाएं, वो बात अलग है ना, वो बैठे बैठे चौड़ियाते रहते हैं वहाँ पे। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ, फ्री शिक्षा का तो अधिकार दे दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब बात उठाई गई कि मान लो अब व्यक्ति गरीब का कोई बच्चा है, वो पढ़ने के लिए तो आ रहा है लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया, इसी शिक्षा के अधिकार के साथ क्या भोजन का बंदोबस्त किया गया। इसीलिए मिड डे मील व्यवस्था जो है वो आप लोग जानते हो, बढ़िया खिचड़ी मिलती है बच्चों को जब जाते हैं वहाँ, हैं खाने के लिए सब व्यवस्था है कि नहीं, सब फ्री मिलता है उनको, हर दिन अलग अलग भोजन मिलता है। तो वो किसके लिए दिए गया, अनुच्छेद 21A के तहत ये दिए गए हैं शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए। ठीक है, आगे अमाउंट पढ़ेंगे इसके बाद के अनुच्छेद। ठीक, इसके बाद अनुच्छेद 21 तक हमें याद हो गया, तो याद कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के बाद 20 में क्या है, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। ठीक है, अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का ए में क्या है, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद अनुच्छेद 22 है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 22 में क्या है, ठीक है, ये भी अपराध से संबंधित है। 22वां जो है हमारा अपराध संबंधित ये भी है। ठीक है, ये दिया गया है गिरफ्तारी। अपराध के बाद क्या होता है, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक, तो इसको हम बाद में पढ़ाएंगे आपको अगले वीडियो में, बस इतना आप केवल जान लो कि 22वें में क्या है। देखो ये वाला कौन सा था, 20वां, अब 20वें के बाद 21वां छोड़ दो, 22वां। 20वां और 22वां एक जैसा है। 20वें में क्या, अपराध के दोष सिद्धि में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के बाद फिर क्या होगा, गिरफ्तारी तो होगा। तो 21वां छोड़ दो, 22वें में क्या है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इतना आप पहले नोट कर लो इसको। ठीक।